अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्थोपेडिक मॉड्यूल को। सबसे पहले जो हम टॉपिक करेंगे वो है सर्जरी का टॉपिक, दैट इज़ द मैक्सिलोफेशियल इंजरीज़। यहाँ पर मैं आपको ये सबसे पहले बता दूँ कि जो ये टॉपिक है मैक्सिलोफेशियल इंजरीज़ का, या जितने भी फर्दर हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे वो लॉन्ग बुक ऑफ द सर्जरी दैट इज़ द लव एंड बेले को के पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि मोस्टली बच्चे इरफान मसूद को फॉलो कर रहे होते हैं तो वो इरफान मसूद के भी पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन हैं और लेक्चर स्लाइड्स भी इन्वॉल्व हुई हुई हैं। सो ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस मॉड्यूल में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि वो कहाँ से कवर करें डिफरेंट पॉइंट्स। तो इसलिए ये जो नोट्स हैं दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉन्ग बुक एज वेल एज द शॉर्ट बुक एंड द लेक्चर स्लाइड्स। स्टार्ट करते हैं विद द मैक्सिलोफेशियल इंजरीज। तो ये हमारे पास एक स्पेशलिटी है ऑफ द डेंटिस्ट्री, जिसमें इन्वॉल्वमेंट क्या हो रही होती है, डायग्नोस करना एंड सर्जिकल। बेसिकली जो ये मैक्सिलोफेशियल इंजरीज होती हैं इनकी जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है वो सर्जिकल होती है। सो सर्जिकल एंड एडजेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस को, अब डिजीजेस कौन कौन से टिश्यू की, आइदर हार्ड या सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ओरल एंड द मैक्सिलोफेशियल रीजन्स। सो ये हमारे पास डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ द ओरल एंड द मैक्सिलोफेशियल रीजन टिश्यूज़ को इन्वॉल्व कर रही होती है। अब मैक्सिलोफेशियल इंजरीज़ की जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है फेशियल ट्रॉमा। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखा, आप अपने पास नोट डाउन करें कि फेशियल ट्रॉमा इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैक्सिलोफेशियल इंजरी। अब फेशियल ट्रॉमा की क्या कॉजेज हो सकती हैं? सो नंबर वन इज़ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। 58% ऑफ द फेशियल ट्रॉमा अकर्स ड्यू टू द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। देन इंटरपर्सनल वायलेंस, के आपस में किसी वजह से लड़ाई हुई, एक दूसरे को मारा, जिसकी वजह से फेशियल ट्रॉमा हो गया, दैट इज़ द 16% कॉज। स्पोर्ट्स इंजरी 19%। देन फॉल, के सीढ़ी से गिर गए या कुछ काम करते हुए कहीं से गिर गए, एज अ रिजल्ट वहाँ पे फेशियल ट्रॉमा हो गया, दैट इज़ 11%। और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हमारे पास आ जाते हैं 2%। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द फेशियल ट्रॉमा। और मैक्सिलोफेशियल इंजरीज़ की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? फेशियल ट्रॉमा। अब बात करते हैं कि फेशियल इंजरीज़ को हमने क्लासिफाई किया हुआ है इनटू द बोनी इंजरीज एंड द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़। जो बोनी इंजरीज़ होती हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन्स। पिक्चर भी आपको दिखा दूंगी और क्लियर हो जाएगा। अपर फेस जो होता है, जो हमारे पास आई के कैंथस होते हैं, उससे लेकर अपवर्ड जो हमारे पास फ्रंटल रीजन आ जाता है, फोरहेड आ जाता है, वो सारी जो रीजन होता है दैट इज़ इन्वॉल्व इन द अपर फेस। देन मिड फेस जो होती है वो आई के कैंथस से लेके मैक्सिलरी टीथ तक का जो रीजन होता है दैट इज द मिड फेस। देन लोअर फेस इज फ्रॉम द मैंडिबुलर टीथ टू द मैंडिबल। तो ये मैंडिबुलर टीथ और मैंडिबल्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है लोअर फेस। देन जो हमारे पास मिड फेस होता है, इसको फर्दर हमने डिवाइड किया इनटू द सेंट्रल एंड द लैटरल पार्ट। सेंट्रल में आ जाता है नेजो ऑर्बिटल इथमोइडल कॉम्प्लेक्स, यानी नोज, ऑर्बिट और इथमोइडल साइनस। देन लेटरल में आ जाता है जाइगोमैटिको मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स। क्रेनियोफेशियल फ्रैक्चर्स भी बोनी इंजरीज़ में आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास फ्रंटल और इथमोइडल साइनस जो होते हैं, ये दो स्कल के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं अलॉन्ग विद द फेशियल फ्रैक्चर्स। देन बोनी इंजरीज़ की बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ की। उसमें लेसरेशन मोस्ट कॉमन है, जिसमें हमारे पास जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होता है? क्रश इंजरी होती है ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। देन वी हैव इंसाइज्ड वोन्ड, जो जाते हैं किसी शार्प वेपन के जरिए से इंजरी हुई है, सो दैट विल कॉज द इंसाइज्ड वोन्ड। देन वी हैव थ्रो एंड थ्रो वोन, के जो हमारे पास स्किन से लेके जो इनर म्यूकोजा होता है वहाँ तक पियर्सिंग वूंड हो जाए। जैसे किसी ने फॉर एग्जांपल यही पेन लेने, पेन किसी के फेस पर मारा, स्किन से लेके वो ओरल म्यूकोजा तक इंसर्ट हो गया, इतना ज़्यादा फोर्स के साथ उसको इंजर्ट करने की कोशिश की गई कि उसकी ओरल कैविटी की जो इनर लाइनिंग है वहाँ तक वूंड जो है वो बन गया, पियर्सिंग वूंड बन गया। दीज आर द डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल असेसमेंट कैसे की जाती है। जैसे कि हम नॉर्मली भी कोई हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो क्या करते हैं? पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर एग्जामिनेशन करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। वही चीज़ होगी इस क्लिनिकल असेसमेंट में। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री कैसे ली जाएगी पेशेंट से। या तो पेशेंट अगर खुद कॉन्शियस है तो पेशेंट से लेंगे, अदरवाइज कोई विटनेस वहाँ पर था जिसने ये इंसिडेंट होते हुए देखा, उससे लेंगे। सबसे पहले पूछेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या था, कितनी फोर्स अप्लाई की गई थी और वेपन क्या यूज़ हुआ था। देन ये एक निमोनिक है एम्पल, इसके अकॉर्डिंगली आप पूछ सकते हैं हिस्ट्री कि कोई पेशेंट को एलर्जीज़ तो नहीं है, कोई प्रीवियस मेडिकेशंस की हिस्ट्री या प्रीवियस टेटनस वैक्सीनेशन हुई हुई है या नहीं हुई हुई, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या थी पेशेंट की, उसकी जनरल हेल्थ अच्छी है नहीं है, कोमॉर्बिड्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। देन लास्ट मील क्या लिया था, अदर मील या कोई लिक्विड इनटेक क्या था उसका लास्ट, एंड इवन
क्या वजह हुई थी जिसकी वजह से पेशेंट इतना इंजर्ड हो गया। देन उसके अलावा जो आप लीजन्स के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो ये होंगे कि लॉस ऑफ कॉन्शियस हुआ था, पेशेंट की कॉन्शियसनेस लॉस हुई थी या नहीं हुई थी, अगर हुई थी तो कितनी देर तक पेशेंट अनकॉन्शियस रहा था। देन कोई विजुअल प्रॉब्लम तो नहीं हुए थे, आई के अराउंड कोई पेन या आई के मूवमेंट में कोई इशू हो रहा हो, हियरिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हों, या जो फेस है उसके ऊपर पेन है, नमनेस है या टिंगलिंग सेंसेशंस हैं, या जो हमारे पास जॉ है उसकी मूवमेंट्स नहीं हो पा रही हों, मूवमेंट हो रही हैं तो पेनफुल हैं, कोई इस तरीके की फेशियल रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स आप उनसे पूछेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन की जब बात की जाएगी, सो प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे में इसको डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सर्वे में आपने ABCD प्रोटोकॉल को मैनेज करना है। सबसे पहले एयरवे प्रोटेक्शन करनी है, एयरवे मेंटेन करना है, आइदर आप ऑक्सीजन पेशेंट को लगा दें या फिर अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर दें, ट्रैकियोस्टमी, जो भी उसके लिए सूटेबल मेथड है टू मेंटेन द एयरवे वो आपने करना है। उसके बाद सर्वाइकल स्पाइन को इमोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब क्रेनियोफेशियल ट्रॉमा हो या मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा, उसमें सर्वाइकल स्पाइन को इमोबिलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो गई ना तो डैट मीन्स कि पेशेंट थ्रू आउट द लाइफ फिर इमोबिलाइज हो सकता है। सो इसको जो है आपने बचाना बहुत ज़रूरी है। देन कंट्रोल ऑफ द ब्लीडिंग, अगर बहुत ज़्यादा नोज़ल ब्लीडिंग हो रही है या जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है उस साइड पे आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। नेज़ल है तो नेज़ल पैकेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि बहुत एक्सटेंसिव अगर ब्लीडिंग हो तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की लाइगेशन की नहीं करते, बहुत रेयर कंडीशन में होता है। मेंटेनेंस ऑफ द सर्कुलेशन करना, देन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स को चेक करना, बिकॉज ये क्रेनियल ट्रॉमा होता है, इसमें क्रेनियम इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए आपने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। GCS देखा जाएगा पेशेंट का, उसके लिए भी वैसे तो GCS का एक कंप्लीट स्केल होता है जो कि आप लोग जानते होंगे, बट स्टिल आपने ये AVPU के अकॉर्डिंग भी देखना है कि पेशेंट अवेक है या नहीं है, पेशेंट वर्बल स्टिमुलेशन से रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं, पेशेंट पेनफुल स्टिमुलेशन से रिस्पॉन्ड कर रहा है और पेशेंट कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव है। ये सारे पॉइंट्स आपने देखने हैं। और अगर कोई लार्ज ऑब्वियस फॉरेन बॉडी आपको नज़र आ रही है और आपको लगता है कि आप उसे निकाल सकते हैं वहीं खड़े खड़े, तो आपको वो रिमूव करनी है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी सर्वे की। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। सारी आपने क्रेनियल नर्व्स को एग्जामिन करके थोड़ा सा देख लेना है, एक गो थ्रू आइडिया ले लेना है कि कोई क्रेनियल नर्व इंजरी तो इन्वॉल्व नहीं हुई। मोस्ट कॉमनली फेशियल नर्व इंजरी इसमें हो रही होती है, जो कि आगे हम बात भी करेंगे। देन सर्वाइकल स्पाइन एग्जामिनेशन की जाएगी। देन ऑर्बिटल में आपने देखना होगा कि कोई पैरी ऑर्बिटल टिश्यू तो विजिबल नहीं हो रहा, ग्लोब की पोजीशन ठीक है या नहीं है, विजुअल एक्विटी ठीक है या नहीं, विजन लॉस तो नहीं हो रहा पेशेंट को, डिप्लोपिया या आई मोबिलिटी में तो कोई मसला नहीं आ रहा। देन फेशियल बोन्स में आपने क्या इंस्पेक्ट करना है कि कोई एसिमेट्री विजिबल तो नहीं हो रही, पिलपेट करके देखना है कोई टेंडरनेस तो नहीं है। ओरल कैविटी की बात की जाए, सो देयर कुड बी लेसरेशन, ब्रूजिंग, कोई हिमाटोमा बनना, कोई जो हमारे पास डेंटिशियंस होते हैं, कोई टीथ का टूट जाना, या कोई और जैसे टंग बाइट हो जाती है, मोस्टली इस तरीके की कंडीशंस में हो सकता है कोई पेशेंट ने टंग बाइट तो नहीं की। ये सारी चीज़ें आपने इंस्पेक्ट करनी है इन द ओरल कैविटी। टीथ की बात की जाए तो टीथ में आपने देखना है कोई टीथ अवल्स तो नहीं हुआ या डिस्प्लेस तो नहीं हुआ या कोई फ्रेगमेंटेशन तो नहीं हुई। फ्रेगमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ पार्ट ऑफ टीथ है और कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ से रिमूव हुआ हुआ है, टूटा हुआ है। सो वो फ्रेगमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कोई टूथ फ्रेगमेंट जो है वो एस्पायर कर लिया हो पेशेंट ने, जिसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन होना हो सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती जाऊँ, जो हमारे पास फेशियल इंजरीज़ होती हैं ना, उनकी अगर कहा जाए कि कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकती है, डेट कुड बी द रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि उसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। सेकेंड चीज़ जैसे मैंने कहा टूथ फ्रेगमेंट जैसी कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए इन द फेशियल इंजरीज, तो डैट कुड लीड टू डेथ। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि फेशियल इंजरीज में रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन इज द कॉज ऑफ डेथ। देन नोज़ देखेंगे एसिमेट्री के लिए, सेप्टल हेमाटोमा के लिए, सेप्टल फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। इसके अलावा CSF लीकेज, इन सारी जो भी मैंने अभी आपको इंजरीज़ बताई हैं, सबको इसी वीडियो में हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन की अब ये हो गई हमारे पास एग्जामिनेशन। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। सो गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ द CT स्कैन। याद रखिएगा, बोनी पैथोलॉजीज़ को देखने के लिए CT स्कैन इज़ द बेस्ट स्कैन। देन मैंडिबुलर फ्रैक्चर को देखने के लिए आप ऑर्थोपेंटोमोग्राम करवा सकते हैं या पोस्टीरो एंटीरियर स्कैन करवा सकते हैं ऑफ द मैंडिबल। उसके अलावा जो मिड फेस फ्रैक्चर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास मैक्सिलरी ज़ाइगोमैटिक फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, उसके लिए आप ऑक्सीपिटोमेंटल फेशियल व्यू करवा सकते हैं। सो ये जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है फॉर द स्पेसिफिक फ्रैक्चर्स, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है और बेस्ट
या गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इज द सीटी स्कैन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ की एंड बोन इंजरीज़ की।